Very good evening, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. I will teach you subject financial accounting in course of BBA second year, integrated MBA second year, and MBA first year. Now, this is your next topic in unit third, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द प्राइस विच अ फर्म पेज फॉर द यूज़ ऑफ फंड्स ऑब्टेन और बोरो बाय इट. किसी फर्म के द्वारा जो भी फंड बोरो किया जाता है, फर्म इकट्ठा किया जाता है, उसको बोरो करने में या फिर फंड्स को इकट्ठा करने में जो एक्सपेंस आता है, खर्चा आता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. It is that minimum rate which must be earned on investment funds so as to cover the price and other related cost payable for the use of funds. बता रहे हैं कि जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो उस पर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हमें प्रॉफिट के रूप में रिसीव होता है, तो फंड्स पे जो हमारी कॉस्ट आती है उसको मैनेज करने के लिए जो हमारी कॉस्ट आती है फंड्स को, उसको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें फंड्स ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या फिर रेट ऑफ रिटर्न का रेट ज़्यादा हो, और जो भी हम फंड यूज़ कर रहे हैं उसको हमें वापस भी करना होता है विद इंटरेस्ट. उसको समय से हम विद इंटरेस्ट उसको हम पे कर सकें. तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसकी डेफिनेशन दी है सोलोमैन के अकॉर्डिंग. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपके दो चीज़ें बता रहे हैं कि मिनिमम रेट ऑफ अर्निंग, एक तो आपकी जो रेट ऑफ अर्निंग वो है वो मिनिमम रहती है, कम, और द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितने हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं सोलोमैन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जो रेट ऑफ अर्निंग है वो मिनिमम रहती है, मैक्सिमम नहीं रहती है. और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई हम एसेट्स हम परचेज करते हैं तो ऐसी एसेट्स हम परचेज ना करें जो हमारे यूज़ की ना हो. बिजनेस पर्पज़ से हम वहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें किसी भी फिक्स एसेट्स में जहाँ पर हमें उसका यूज़ हो और हमें उससे रेट ऑफ रिटर्न मिल सके. तो आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने बात की इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्या इम्पोर्टेंस है इस पे बात करते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग फॉलोइंग इम्पोर्टेंट डिसीजन. तो जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट है वो मैनेजमेंट की जो भी डिसीजन लेता है इंपॉर्टेंट में हेल्प करता है. तो कौन कौन से पॉइंट्स जो हेल्प करते हैं. फर्स्ट है डिज़ाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कहीं ना कहीं जब हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं तो इसमें मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है. क्या मिलती है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है. देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग कैपिटल. बता रहे हैं कैपिटल को सोर्सेस को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्स हैं टू इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे कि सच एज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स. तो इस पर हमने फर्स्ट यूनिट में बात की थी कि फाइनेंस को इंक्रीज़ करने के लिए रेस करने के लिए हम क्या करते हैं. वैसे यहाँ पर है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कलेक्ट करने के लिए इक्विटी जो कंपनियां रेपुटेटेड कंपनियां होती हैं वो अपनी कंपनी के रेपुटेशन के बिहाफ पर शेयर्स इशू करती हैं. शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, डेब्ट कैपिटल जो उधार लेते हैं, और रिटेन अर्निंग्स जो उनके पास पैसा पहले से. रिटेन अर्निंग्स में क्या है, जो पैसा कंपनी के पास वो अपने जो उसको प्रॉफिट होता है उसमें से बचा करके रखती है कुछ पोर्शन फ्यूचर के लिए उसको यूज़ करती है. तो ये आपका हो गया डिज़ाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. सेकंड पॉइंट है टेकिंग कैपिटल वर्किंग डिसीजन. दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैपिटल वर्किंग डिसीजन में हेल्प करता है. तो इन द डिसीजन ऑफ कैपिटल वर्किंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज़ अ स्पेशल इम्पोर्टेंस because the cost of capital should not more than
द रोल ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। बता रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इसमें देती है अपने कैपिटल बजटिंग में। क्यों? क्योंकि जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हो जाती तो अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल तो हमारा लॉस हो जाएगा बिजनेस में, और रेट ऑफ रिटर्न हमारा जब ज़्यादा होगा तो फिर हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब कॉस्ट से हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है तो वही हमारा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट है, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंसिंग परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। दूसरा की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो टॉप मैनेजमेंट जो भी वो फाइनेंसिंग परफॉर्मेंस जो उनकी इवेल्युएट करते हैं तो उसमें हेल्प करती है। तो टॉप मैनेजमेंट प्रिपेयर्स द बजट फॉर द प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करता है कि किस प्रोजेक्ट में कितना ज़्यादा एक्सपेंस होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसमें ज़्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए हमें, और छोटे अगर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसमें हमें कम कैपिटल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन द बजट एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर एज्यूम्ड। तो बजट में क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना हमें इस बजट मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो भी हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में कितना हमें इससे प्रॉफिट होगा और कितनी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी, ये हम पहले से एक्सपेक्ट करते हैं। उसी हिसाब से हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग का मेथड क्या रहता है, व्हेन अ फर्म नीड्स द फाइनेंस देन इट कैन बी ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जब किसी फर्म को फाइनेंस की नीड होती है तो वो वेरियस सोर्सेज से जो वो फाइनेंस इकट्ठा करता है, मतलब ऑब्टेन करता है, रेस करता है। जैसे हमने बताया था अभी शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, डेब्ट या फिर रिटेन अर्निंग्स। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इवेल्युएशन। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल रहता है उसका इवेल्युएट करने के लिए फाइनेंस। दैट विच ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। जो फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं वो आपके फाइनेंस को अरेंज करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो फाइनेंस के सोर्सेज क्या होते हैं आपके, लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं आपके। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज में वही शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स आपके आ जाते हैं। तो ये आपका हो गया मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। नेक्स्ट इसके बाद जो हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या पार्ट हैं। तो ए पॉइंट जो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल डेब्ट। तो जो पैसा हम उधार लेते हैं उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डेब्ट। मतलब जो हमने पैसा उधार लिया वो उसकी कॉस्ट है। तो कुछ फार्मूले के बारे में बात की गई यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट के। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेएबल इंटू 100 अपॉन नेट प्रोसीड, एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। तो एक बिफोर टैक्स का फार्मूला आपको गिवन है और एक आफ्टर टैक्स का गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेएबल अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100 इंटू 1 माइनस टी। तो यहाँ पर जो नया वर्ड है आपका टी का मतलब क्या है, वेयर टी इक्वल्स टू टैक्स रेट। यहाँ पर उन्होंने बताया कि टी जो है वो आपका टैक्स रेट होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है बी पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे बात करते हैं हम। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड रेगुलरली ऑन प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट व्हेन देयर आर नो प्रॉफिट। बता रहे हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन पर रेगुलरली डिविडेंड पे किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बताया जाता है कि सबसे पहले जब कंपनी को प्रॉफिट होगा सबसे पहले पेमेंट इन्हीं का होता है, वो भी एक सर्टेन परसेंट से। अब बता रहे एक्सेप्ट अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नहीं दिया जाएगा, अगर हो रहा है तो दिया जाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है फॉर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए फार्मूला दिया हुआ है। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको हम किसी दूसरे शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर बता रहे हैं कि के पी इक्वल्स टू पी डी अपॉन एन पी। तो यहाँ पर पी डी का मतलब जो है वो एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड है और एन पी का मतलब आपका है नेट प्रोसीड्स। नेक्स्ट सेकंड बता रहे हैं कि फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, हमने आपको थर्ड यूनिट में इस चैप्टर पे ब्रीफली डिस्कस हुआ था बहुत से टॉपिक्स पे शेयर्स के। तो बताया था कि ऐसे शेयर्स जिनको हम दूसरे शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका फार्मूला जो दिया हुआ है आपको, पी डी इक्वल्स टू एम बी माइनस एन पी अपॉन एन इंटू 100 अपॉन एम बी प्लस एन पी अपॉन 2। तो यहाँ पर जो एम बी है उसका मतलब है मैच्योरिटी वैल्यू, और एन पी का मतलब है नेट प्रोसीड, एंड एन का जो बता रहे हैं मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न that the company must earn on equity finance portion of its investment in order to least unchange the market price of its stock। पता नहीं जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होता है ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है आपका जो भी इक्विटी फाइनेंस करते हैं पोर्शन उसका, और उसके इन्वेस्टमेंट पे जो भी हमें आउटपुट मिलता है। तो होता क्या है कि इसमें कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसके फार्मूले के बारे में जो बात की जा रही है, फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है डिविडेंड आइल्ड मेथड आफ्टर टैक्स। तो डिविडेंड आइल्ड मेथड आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू डी पी एस अपॉन एम पी एस इंटू 100। यहाँ पर डी पी एस का मतलब डिविडेंड पर शेयर एंड एम पी एस मार्केट प्राइस पर शेयर। और नेक्स्ट आपका बताना है कि अर्निंग आइल्ड मेथड। अर्निंग आइल्ड मेथड बता रहे हैं, इसका फार्मूला है अर्निंग आइल्ड मेथड इक्वल्स टू ई पी एस अपॉन एम पी एस इंटू 100। यहाँ पर ई पी एस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। और अगर आपसे ग्रोथ रेट मेथड पूछा जाता है इसका, तो आप क्या करेंगे, डी पी एस अपॉन एम पी एस इंटू 100 प्लस जी हो जाएगा। आपका ग्रोथ रेट आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, वो आपका प्लस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका डी पॉइंट है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आफ्टर टैक्स, द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग may be considered as the rate of return which the existing shareholders can obtain by investing the after tax dividend in alternative investment। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स क्या होती है? जो भी शेयरहोल्डर्स को प्रॉफिट होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, इसमें से कुछ जो हिस्सा वो उसका पोर्शन निकाल के रखती है, वो आपका होता है रिटेन अर्निंग्स। तो इसका फार्मूले के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इक्वल्स टू डी पी एस 1 माइनस टी वन इंटू 100 अपॉन एम पी एस 1 माइनस टी सी। तो यहाँ पर टी वन का मतलब है इंडिविजुअल और टी सी का मतलब है टैक्स ऑन कैपिटल गेन। आफ्टर दैट आपका लास्ट है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑफ अ फॉर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन विच ईच कैटेगरी ऑफ कैपिटल इज प्रोपोर्शनली वेटेड। तो बता रहे हैं वेटेड जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो उसको कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल को वेट के हिसाब से। वेटेड आपको गिवन होते हैं, उनमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी हमारी कैपिटल दी होती है। आप फ्रॉम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज द वेटा एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीजेज बिकॉज एन इंक्रीज इन द डब्ल्यू ए सी डिनोट्स द डिक्रीज इन वैल्यूएशन इन द इंक्रीज इन स्टॉक। बताने कि जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जब ये आपकी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डब्ल्यू ए सी सी अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो आपकी वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज होगी, एंड इंक्रीज इन रिस्क, और रिस्क कहीं ना कहीं जो है वो कंपनी के लिए इंक्रीज हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है क्लास। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ओके।